हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो ज्योग्राफी से चौथा वीडियो है। इंडियन ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है। जिसको भी PDF चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज के लाभ क्या क्या हैं? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव हो सकती है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। उर्वरक उपभोग में कमी आती है। ये UPSC का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा हार्ड है। नेक्स्ट है, कृषि में फर्टिगेशन के लाभ क्या क्या हैं? सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। भारत के संदर्भ में किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जा सकता है? परितंत्र अनुकूली कृषि, फसल विविध रूपण, शिंब आधिक्य, टेंशियोमीटर का उपयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। यह भी UPSC का क्वेश्चन है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर में स्थित है। भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में, जबकि योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? 60। उप क्षेत्र 60 और क्षेत्र 20। नेक्स्ट है P सेन गुप्ता और G सदाशिवक ने 1959 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? 60। वर्तमान में राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में पंतनगर में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो नमी होती है यानी आर्द्रता अंश जो होगा वह 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। और मिश्रित खेती का क्या आशय है? पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ करना। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं और सरसों। गेहूं के साथ साथ कभी कभी सरसों भी लोग बो देते हैं, उसे ही समानांतर फसल कहते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है बड़े खेतों की प्रधानता। यहाँ पर जो है लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, तो इसलिए जो बड़े खेतों की प्रधानता, यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरण क्षति को शामिल नहीं किया जाता रहा है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि जो है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, बल्कि इससे उत्पादकता में वृद्धि संभव है। भारत में परिचालित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है पंजाब में। परिचालित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है पंजाब में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोडा या लोबिया में। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा है? लोबिया। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट में। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित आपूर्ति संसाधन प्रबंधन, तीनों। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या रहे हैं? नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि हुई है, आर्थिक सहायता में कटौती,
जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती, ये तीनों ही भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव थे, जबकि जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के अंतर्गत नहीं है। सीड विलेज कंसेप्ट क्या है? किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937, ये ईयर याद रखिएगा, 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों को की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। जिस जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको सीमांत कृषक के रूप में गिना जाएगा। तो आकार और आकार समूह, सीमांत कृषि कैसे कहेंगे? ऊपर आपने देखा 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले को, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य वाले को मध्यम जोत कृषक कहेंगे। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है। लघु और सीमांत, लघु और सीमांत ये जो है कुल किसानों का 86.2% है, जबकि केवल 47.3% फसल क्षेत्र के मालिक हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। किस दशक में? 7वें दशक के दौरान। कब? 1966-67 में। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। MS स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, मुख्यतः गेहूं उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी, इसीलिए इसको गेहूं से संबद्ध किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? उच्च उत्पादन वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क और विपणन। इन 2 ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क और विपणन, ये दोनों भी हरित क्रांति के घटक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी या गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य पालन। लाल क्रांति मांस अथवा टमाटर उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन तीनों से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है खाद्यान्न फसलें। रबी फसल। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है और कटाई मार्च से अप्रैल के मध्य। कौन कौन सी फसलें जो है रबी फसल हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सी रबी की फसल है या कौन सी खरीफ की फसल है, तो इसको आप लोग रट लीजिए। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आदि। खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई के मध्य होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर के मध्य। इसमें है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। जायद फसल मार्च जून ग्रीष्मकालीन फसल है ये। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। नकदी फसल कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, केला आदि। गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरिन 10। नोरिन 10 जो है गेहूं में बौनेपन का जीन है। माही सुगंधा यह धान की प्रजाति है। माही सुगंधा धान की प्रजाति। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। राज 3077। गेहूं की अन्य किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, कंचन, DL 803, भवानी, HW 1085 आदि।
यूपी 308 किसकी प्रजाति है? यह भी गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट, पीला कीट या येलो रस्ट, भूरा कीट या ब्राउन रस्ट, और एक है काला ब्लैक रस्ट। ये तीनों जो है गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना या किसकी किस्म है? गेहूं की। नेक्स्ट है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल किन दो के बीज का संकर या क्रॉस है? गेहूं और राई का। गेहूं और राई का क्रॉस है क्या? ट्रिटिकल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, क्योंकि सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कन्नाल बंट किसकी एक बीमारी है? गेहूं की। कन्नाल बंट गेहूं की एक बीमारी है। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसलें हैं धान, मूंगफली, कपास आदि। कपास काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। कपास जो है यह खरीफ की फसल है। भारत में किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान के अंतर्गत। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। उत्पादकता की बात हो रही है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात, जबकि ओवरऑल कभी कभी पश्चिम बंगाल हो जाता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। ओस या कार यह मई जून में इसकी बुआई होती है। बोरो या दलो यह जो है इस धान की बुआई नवंबर एवं दिसंबर में की जाती है। बरानी द्वीप यह धान की एक किस्म है। बरानी द्वीप धान की एक किस्म। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है नील हरित शैवाल। ये बहुत बार पूछता है, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है विगत एक दशक में भारत ने किस फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? चावल। नेक्स्ट है चावल की खेती उन क्षेत्र में होती है जहां वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है पंजाब। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग एवं उड़द। किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की। धान की पहले रोपाई की जाती है। ज्वार यह नगदी फसल नहीं है। श्री अन्न या मिलेट्स फसलों का समूह है बाजरा, रागी, ज्वार जिसे सोरगम भी कहते हैं, सावा, कोदो आदि। नेक्स्ट है कपास। यह उपोष्ण जलवायु में खरीफ की फसल है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन तथा हल्की वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर तक तथा उच्च तापमान आवश्यक होता है। साथ ही में सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। कपास का अधिकतम उत्पादन होता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में कपास का अधिकतम उत्पादन होता है। सफेद स्वर्ण कपास को कहते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर इफिशियंट फसल कौन सी है? गन्ना, क्योंकि यह अत्यधिक पानी लेती है। गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है उत्तर प्रदेश में। किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा है गन्ना। चीनी उत्पादन के प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखाने में चीनी मिलों से निकाली गई खोई या खोई है। खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं बल्कि चुकंदर आदि से भी किया जा सकता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में।
1903 में। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग को स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? कौन कौन से कारक हैं? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन दक्षिणी भारत में अधिक है, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, सस्ता श्रम इसका प्रमुख कारक नहीं है। ये सभी जो है इसके प्रमुख कारक थे। नेक्स्ट है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में, अर्थात गन्ने के बीज का उत्पादन। गन्ने की अड़साली फसल पकने में समय लेती है 18 माह। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है महाराष्ट्र से, यानी अधिक क्षेत्र पर बोया जा रहा है तो उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वह महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। तिलहनी फसल तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी और बिनौला आदि, ये सभी जो है तिलहनी फसलें हैं। गन्ना, गेहूं, जूट और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है इन चारों ऑप्शनों में से, यानी गन्ना, गेहूं, जूट और मूंगफली में से। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। सरसों की प्रजाति है कौन कौन सी? पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा आदि। पीतांबरी, यह जो है पीली सरसों की एक प्रजाति है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। कौशल जो है यह मूंगफली की प्रजाति है। फसल और उनसे संबंधित प्रजातियां, तो चना इसकी प्रजाति है पंत, G114, गौरव, राधे और K4। कपास की देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। गेहूं की कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका। किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा की होती है? तिल में। फसल और तेल की औसत मात्रा मूंगफली में 48.2% तेल की मात्रा होती है, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42% और तिल में 52%। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंकोटिरियस। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। भारत से कौन सा एक उत्पाद का सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? दालों का, क्योंकि दालों का उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन उसका उपभोग भी अधिक होता है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है। हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। मूंगफली इसकी प्रजाति है चंद्रा, मसूर की पंत L400, सरसों की है प्रजाति वरुणा और नीलम है आम की प्रजाति। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के लिए संतुलित खाद अनुपात है, यानी NPK अनुपात जो है वह है 1:2:2। 1:2:2 दलहनी फसलों के लिए संतुलित खाद अनुपात है। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, MA6, पारस आदि। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है अपराणा। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति। सरसों इसकी प्रजाति है वरुण। मटर की है सपना और मूंगफली की है कौशल। नेक्स्ट है रेशम। सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक कर्नाटक है। 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। शहतूत रेशा जिसे मलबरी रेशम भी कहते हैं, इसके उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। टसर रेशा इसका उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। एरी रेशम का असम में, मूंगा रेशम का ये भी असम, यानी एरी रेशा, मूंगा रेशा असम में, टसर रेशा झारखंड में और शहतूत अथवा मलबरी रेशम कर्नाटक में। नेक्स्ट है, रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक।
भारत में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बागवानी फसलें। राष्ट्रीय बागवानी परिषद अथवा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद। कॉफी के पौधों के लिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, जबकि चाय केवल डाली कलम द्वारा प्रवर्धित की जाती है। कॉफी जो है यह बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है और चाय केवल डाली कलम द्वारा। नेक्स्ट है सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में। कहवा का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक। कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, जबकि चिंगमंगलुरु, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी आदि कर्नाटक में स्थित है। यह जो है ROARO जो एग्जाम कैंसिल हो गया 2023 वाला, उसमें पूछा गया था। मसाला बोर्ड यह कोच्चि में स्थित है। चाय बोर्ड इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु और रबर का कोट्टायम, केरल। चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। नेक्स्ट है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी पर स्थित है, किसकी खेती आइडियल होगी, आदर्श होगी? चाय की। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा आदि आते हैं। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। चाय बोर्ड जो है यह सांविधिक निकाय है। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में और दुबई और मॉस्को में इसके विदेशी कार्यालय हैं। कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है कर्नाटक में। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य या कृषि है चाय, रबर, नारियल, कहवा आदि। तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश से। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का शीर्ष उत्पादक गुजरात रहा। केरल विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसालों के लिए। केरल जो है गरम मसालों के लिए जाना जाता है। मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूम है कृषि की एक पद्धति, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। नेक्स्ट है क्षेत्र और स्थानांतरण कृषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट, यहां पर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालतरे और उत्तर पूर्वी भारत में झूम। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में डहिया कहते हैं। पोंडू उड़ीसा में और पोनम जो है केरल में कहते हैं। नेक्स्ट है विविध। प्रमाणिक बीज के थैलों पर किए जाने वाला टैग का रंग कैसा होता है? नीला। इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। प्रमाणिक बीज को आधार बीज से उत्पादित किया जाता है और इनके थैलों पर किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है? नीला। प्रजनक, इसमें जो है सुनहरा रंग का टैग होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। और आधार बीज, यह सफेद रंग का इस पर टैग होता है और यह प्रजनक बीज से उत्पादित किए जाते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। फसल और संबंधित रोग, गन्ना, इसमें रेड रॉट रोग होता है। धान में खैरा, अरहर में उकठा या विल्ट, आलू में झुलसा, इसे लेट ब्लाइट कहते हैं। फसल और फसल नाशक जीव, चावल घुंडी मतकुंड यानी चुंडी बग, गेहूं एफिड, गन्ना शीर्ष प्रारोह के वेधक शलभ, चना गोलक शलभ यानी बॉल वार। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिपाद कुल के अंतर्गत आते हैं। जूट खरीफ की फसल है। जूट की फसल के लिए उचित तापमान सहित जो है आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम आदि में सीमित है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। मक्का की फसल पकने की अवधि है 110 दिन। C4 पौधा है मक्का। C4 पौधा मक्का है, जबकि चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू और आलू C3 पौधे हैं।
केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। यह जो ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि में उगाया जा सकता है। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में इसको उगाया जाता है। मिलेट तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा में। और चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता पर इसकी कृषि की जाती है। कपास के लिए वर्षा जो है 500 से 1000 mm और तापमान कितना चाहिए? 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक। कपास के लिए वर्षा 500 से 1000 mm, तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स, इसके लिए वर्षा चाहिए 600 से 800 mm, तापमान चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर के लिए 500 से 600 mm वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक। प्याज की खेती के लिए सबसे पहले बीज डालकर पौध तैयार किया जाता है और बाद में इन्हीं पौधों का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई आम की किस्म कौन सी है? आम्रपाली। ललित, यह किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। कंचन, यह जो है आंवला की किस्म है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। कौन सी दलहनी फसलों को चारा और हरी खाद दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? लोबिया और मूंग तथा अरहर। लोबिया, मूंग, अरहर। 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ सिक्किम। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह किस्म जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज आदि में उगाई जाती है। सेब का खाने वाला भाग है मीसोकार्प। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूरजमुखी सभी मौसम में बोया जाता है। अलसी जो है यह रबी की फसल है। नेक्स्ट है रचना, यह जो है मटर की किस्म है। राधे, यह चना की किस्म है। नीलम, यह अलसी की किस्म है। नाजी एमजी, यह जो है गेहूं की किस्म है। रचना मटर की, राधे चना की, नीलम अलसी की और नाबी एमजी गेहूं की। फसल और खरपतवार। गेहूं में खरपतवार कौन कौन से होते हैं? फलेरियसिस माइनर, बथुआ। बरसीम में खरपतवार है कासनी। मटर में प्याजी। मक्का, इसमें नर मंजरी निकलना। मूंगफली में खूंटी बनना। तंबाकू में सिर से कर्तन और धान गेहूं में किल्ले निकलना। फसल और रोग। सरसों, इसमें सफेद गेरुई का रोग होता है। बाजरा में कंडुआ और मूंगफली में टीका। जबकि उकठा रोग जो है गन्ना, चना आदि को प्रभावित करता है, ना कि धान को। ऑप्शन में धान के साथ उकठा दिया हुआ था जो कि गलत था। तो उकठा रोग जो है गन्ना, चना आदि को प्रभावित करता है। सरसों को सफेद गेरुई और कंडुआ जो है बाजरा को, टीका जो है मूंगफली को प्रभावित करता है। गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग। झूठ कंठ या फॉल्ट स्मट तथा खैरा जो है या धान में पाए जाने वाला रोग है। नेक्स्ट है भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। नकदी फसल नहीं है ज्वार। माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्में हैं किसकी? जो माही कंचन है यह बाजरा की संकर किस्म है और आरसीबी 911 यह जो है मक्का की किस्म है। नेक्स्ट है पशुपालन। स्टॉक फार्मिंग, इसमें जो है पशुओं का प्रजनन शामिल है। थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में। गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है? साहिवाल। मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। पशु और नस्ल। गाय, यह इसकी नस्ल कौन सी है? देवनी। और जो बर्बरी है यह किसकी नस्ल है? बकरी की। भदावरी भैंस की है। गिर या गाय की है। खराई ऊंट कच्छ क्षेत्र के खारे दलदल में पाया जाता है। यह ऊंट अपने चरागाह क्षेत्र में मैंग्रोव तक पहुंचने के लिए उथले समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी खनिज संसाधन और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।